अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपनी बात करते हैं जनाब मुख्तलिफ हवालों से, मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। मसाइल चाहे सियासी नौइयत के हों या माशरती नौइयत के हों या कोई भी मसाइल हो, कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जा सके। आज भी कुछ मामला ज़ेर बहस आएंगे क्योंकि प्रोग्राम के हमारे दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें ख़बरों के हवाले से ज़्यादा बात होती है, हालात हज़रत पे गुफ्तगू की जाती है और सियासत और मीशत के हवाले से जो मामला हैं ख़ास तौर पर ज़ेर बहस आते हैं। तो जनाब आज भी कुछ मामला ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। ख़बरों में कुछ देर पहले मैं देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ चली कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया जनाब कि जो उनके वुज़रा हैं उनको बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट्स उनको तकसीम किए जाएंगे। अब जनाब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, वो बेहतरीन कारकर्दगी क्या है? अब सवाल ये है, आप इसमें कौन सा ऐसा वज़ीर है जो हुकूमती टीम के अंदर शामिल है जिसकी कारकर्दगी ऐसी है जो काबिल तारीफ़ हो? ये लोग सवाल कर रहे हैं और बहरहाल इसके ऊपर आज बात करनी ज़रूरी है। और भी दीगर मामला हैं, ख़ास तौर पे जो अवामी राबता इस वक्त शुरू हुआ है और जिस तरह की तकारीर हो रही हैं, इन सारी जो बातें हैं, जो तकारीर हैं, इनका क्या मकसद हो सकता है? बातें तो खैर वही पुरानी हैं, रवायती तकारीर हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? और दूसरी तरफ ये कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं इस वक्त पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं और हुकूमत के ऊपर ज़ोर दे रही हैं कि वो इक़्तिदार छोड़कर नए इंतखाबात का जो रास्ता है उसे इख्तियार करें। बहरहाल ये वो मामलात हैं जो कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में जिनको डिस्कस किया जाए। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पे खुशामदीद कहूँगा। इस सुबह की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक नईम आवान साहब, मरकज़ी रहनुमा PMLN के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरी हमारी एक और बड़ी ख़ास मेहमान मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और शोबा ख़वातीन से वाबस्ता हैं, उनको आज यहाँ पर हमने मदऊ किया है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मलिक साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये पिछले 3 साल से कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल का सामना है और अपोजिशन उसके ऊपर भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। लामहला लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देखते हैं और जब ये सब कुछ हो रहा था, ये जब पॉलिटिकल सेटअप जब तैयार हो रहा था, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि अपोजिशन अपना दबाव शुरू दिन से बढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है और एक आम आदमी ये सवाल कर रहा है क्या इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? ये महज सिर्फ सियासी मेलजोल हैं और अगले इंतखाबात की तैयारी हो रही है या नज़रें उस तरफ हैं? आपकी क्या राय है, ज़रा फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासर साहब, यकीनन बहुत अच्छा सवाल आपने किया और लोग भी इसी तरह जी के जवाब सुनने के मुंतज़िर भी हैं। देखिए बात यह है कि आज अगर 90 की दहाई की पॉलिटिक्स देखें तो बड़ी मुख्तलिफ है, जी 80 की दहाई की पॉलिटिक्स देखें तो बड़ी जी मुख्तलिफ है। 90 में 80 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही एक दूसरे की अपोजिशन होती थी जी और एक दूसरे पे बेइंतहा तनकीद किया करती थी। जैसे जैसे जिद्दत आती गई, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो उनके जो असल हकाइक जो हैं सामने आते गए हैं, तो दोनों पार्टियों ने ये रियलाइज़ किया है कि जो कुछ है हमारा मंशूर तो सिर्फ मुल्क की तरक्की और आवाम की बेहतरी है। ठीक है। ठीक है कि नहीं? अब जो मिसाक जमहूरियत जो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात थी, अल्लाह जी बख्शे उनको, जो मियाँ नवाज जी शरीफ साहब के साथ हुआ, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो इससे इस्टेब्लिशमेंट फ़ायदा उठाया करती थी और अक्सर लड़ा दिया करती थी, वो डिस्कस होके वो चीज़ें सारी क्लियर हुई और उन्होंने ठीक है। कहा, एक अहद किया कि नहीं, हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है और ठीक है। हम आपस में नहीं लड़ना है। हमने ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तनकीद करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जहाँ पर हम फ्लॉ देखा, जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी जिससे पब्लिक के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, इंटरनेशनली जी जो है कि फॉरेन पॉलिसी को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता, उस पर ज़रूर हम बिल्कुल ठीक है, तनकीद करेंगे। सियासत होगी उसके ऊपर। लेकिन हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे माजराई की कि जिससे इकॉनमी जो है उसको तबाह हो ना, बिल्कुल इकॉनमी ठीक है। जो है। तो असल बात यह है कि ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है, अगर आपको याद हो कि हमारी जो हुकूमत थी
जिस वक्त इमरान खान साहब ने धरना दिया था डी चौक के ऊपर, आपको याद जी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था। अच्छा, चाइनीज प्रेसिडेंट का वो जो विजिट था वो बहुत अहमियत का हामिल विजिट था उसका, कि उसमें उन्होंने बहुत सारे फैसले करने थे, और जो यूं समझे कि पाकिस्तान के एक ब्राइट फ्यूचर के साथ जो है जुड़ा हुआ था ना। लेकिन क्या है कि कुछ ममालिक ऐसे कि जो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश की, पाकिस्तान में हमेशा जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है कि पसे पर्दा जो भी कर सकें पाकिस्तान के अंदर वो किया। और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ कि अमेरिका का बहुत बड़ा ये एजेंडा था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट का स्मूथली विजिट ना हो सके पाकिस्तान में ना, कि जैसा कि आपको पता है कि पस पर्दा हकाइक। पर से पर्दा हटाए कि भाई विजिट ना हो सके। तो अब वो मसला ये है कि उनके एजेंडे को जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो इमरान खान साहब कर रहे थे, जबकि इमरान खान साहब से जो पॉलिटिकल जमातों से हट के जो लोग इस माशरे में, जो स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, जिसमें कुछ इदारे भी हैं, कहा भी गया कि भाई आप इस धरने को वक्ती तौर पे मौखर कर दें, क्योंकि प्रेसिडेंट का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बहुत फैसले होने। तो इन्होंने बिल्कुल एक ना मानी, इन्होंने बोला कि नहीं, ये दौरा तो किसी तरीके से नहीं हो सकता जनाब अली। अच्छा, उसकी आज जाके हकीकत जो है मंजर आम पे आने लगी है कि जब ये जीत के यहाँ आए इक़्तिदार में, बज़ाहिर तो इन्होंने अमेरिका या कुछ ऐसे ममालिक हैं उन पर तनकीद ज़रूर की है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो इन्होंने उन ममालिक के एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया कि जो चाह रहे थे कि सी पैक जो है वो ब्लॉक हो जाए, सी पैक आगे रन ना कर सके और पाकिस्तान किसी तरह तरक्की ना कर सके ना। और ये आपने देखा होगा कि आज से तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले, जिस वक्त अपना चीफ ऑफ द हेडक्वार्टर जो होते थे जनरल सलीम हयात साहब, जनरल सलीम हयात साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने $64 बिलियन जो है वो रखा है सी पैक को डिस्टर्ब करने के लिए, तो किसी न किसी तरीके से सी पैक को डिस्टर्ब करेंगे वो। अब सी पैक को डिस्टर्ब करना ये था कि सबसे बड़ा उनका टूल इंडिया ही होता था। अच्छा, इंडिया जो है कि वो कर नहीं सका, उसने कोशिश बहुत की पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की, दोबारा से वही तालिबानाइजेशन वाला जो एक एनवायरनमेंट थी क्रिएट करने की, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने जो नेटवर्क उस वक्त जो डिज़ाइन किया था पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान, लोग सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में इतना अमन व अमान जो है कायम होगा ना, और अमन व अमान कायम हुआ। पाकिस्तान के वो नो गो एरियाज जिसमें लोग सोच नहीं सकते थे जाने के लिए, लोगों ने वहाँ तक ट्रैवलिंग की है सारी ना उसमें, तो वो तो सारी नाकाम हो गई जो है ना इंडिया की। लेकिन क्या है कि वो इस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन जो है उन्होंने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए की, और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने बाहर से जो हारी जो इन्होंने इंपोर्ट किए हुए थे ना, जिन्होंने ब्रीफ केस उठाना है और चले जाना है, यही खान साहब आपको याद होगा कि अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि मेरे पास 200 माहिर माशियात हैं। अच्छा, बड़े हैरान होते थे, और अक्सर लोग जो है इस गलतफहमी का शिकार भी हुए, जिन लोगों ने उनकी फेवर की है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी फेवर की है और लोगों ने भी फेवर की है, तो कईयों ने तो शायद इसलिए भी फेवर की है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ रही हो ना। जब एक बंदा कह रहा है मेरे पास 200 माहिर माशियात है, तो यकीनन जो है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन वो अब जाके पता चला है कि वो 200 माहिर माशियात नहीं थे, वो 200 जो लोग थे वो माहिर माफिया थे वो, ठीक है ना। वो माहिर माफिया थे कि जिनका काम ये था कि बिजली महंगी करके खरबों रुपया कमाना, जिनका काम था डॉलर को मार्केट से गायब करके पाक रुपीस को डिवैल्यू करके खरबों रुपया कमाना था, जिनका काम था ऑयल गायब करके खरबों रुपया कमाना था, आटा गायब करके खरबों रुपया कमाना था, चीनी गायब करके खरबों रुपया कमाना था। आजकल यूरिया खाद आप देखेंगे वो मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही। मतलब किसान की पोजीशन देखेंगे, 2,500 की जो एक बोरी मिलती थी 9,000 रुपए की नहीं मिल रही, और उस पर भी वो कह रहे हैं कि आप जमीन के पेपर लेके आए और जमीन के पेपर दिखाएंगे तो आपको एक बोरी यूरिया की मिलेगी। अब वो किसान, गरीब का बच्चा पहले पटवारी के पास जाएगा, उससे 4-5 हज़ार रुपए दे के उससे फर्द बनवाएगा, फर्द बनवा के आगे फिर वो 9,000 रुपए की बोरी लेगा।
मतलब ये कि मैं आपको बताऊं यासिर साहब कि आप यकीन करें कि आप को इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद ये चीज़ें मंज़िर आम पे आ जाएंगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बैरूनी आकाओं के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा कि जो पाकिस्तान में जिसने अपना बदतरीन दौर गुजारा होगा ना। और वैसे भी आपने देखा होगा कि मैं समझता हूँ ये नहीं कि मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि बेहिसाब ऐसे लोग हैं कि जो झोलियाँ उठा के बदवाएं दे रहे हैं ना, कि लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। अच्छा, वो खाने पीने की एशिया जो हैं वो इस कदर आसमान को लग गई हैं, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप आज इस महीने ग्रॉसरी लेने जाएं और आपने बजट बनाया हुआ है 20,000 या 22,000 का, अगले महीने जब आप ग्रॉसरी लेने जाएंगे तो आपने 27,000 का बजट देना, उससे अगले महीने जाएंगे 28,000 का। मतलब प्राइस कंट्रोल वाला सिस्टम है ही कोई नहीं, जैसे माफिया काम कर रहा हूँ ना सारा उसमें। अच्छा, ये सिचुएशन जो होती है, देखें ये भी सिचुएशन इस तरह की सिचुएशन है कि जिस तरह आपके मुल्क के अंदर इससे पहले इकॉनमी को फ्लैट करने के लिए ना किसी ज़माने में शिया सुन्नी फसादात कराए जाते थे, फिर कौम परस्तों को लाया गया, वो फसादात कराए गए इकॉनमी को, फिर आपका सेक्टेरियत सिस्टम को, ये तालिबानाइजेशन को लाया गया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए फेलियर स्टेट में, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। अच्छा, ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है कि आप महंगाई इतनी पीक पे ले जाओ, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा दो, खाने पीने की अशिया की चीज़ें इतनी बढ़ा दो कि मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हाँ इन्फ्लेशन बढ़े और खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर ले। और आज आपने देखा होगा कि मैं अभी बात कर रहा था आप ही के बंदे से कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो सही नहीं दिखाए जा रहे ना, वरना आपका स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है और घरों में चोरियां इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे अपने सर्कल में हमें रोज़ बहुत सारे लोग मिलते हैं, यार मेरा मोबाइल छीन गया, यार हमारे मोहल्ले में यार चोरी हो गई सारी उसमें, लेकिन आपको वो क्राइम शीट्स के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। ऐसा ही है। अच्छा मलिक साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसका भी आपने तस्करा किया, ये तमाम मामलात हैं जिसका सामना हमें है। अब समझने की बात यह है कि इस वक्त स्टेट मशीनरी क्या कर रही है, और ख़ास तौर पे ये जैसे इन्फ्लेशन के हवाले से बात की है, मलिक साहब ने निशानदेही की कि माजी में इस तरह की चीज़ें होती रही हैं जिससे सोसाइटी में एजिटेशन फैलता रहा है, लेकिन ये जो प्राइसेस बढ़ने की वजह से, महंगाई की वजह से जो कुछ हो रहा है, इसको काबू करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और वज़रा को जो है वो सर्टिफिकेट तकसीम किए जा रहे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से। चलें इसके ऊपर तो अभी आगे चल के गुफ्तगू होगी। मुसरत नियाज़ी साहिबा की तरफ चलूँगा, ज़रा उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं। ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ खान साहब ने तकरीर की, उसके अंदर काफ़ी बातें की सिंध के हवाले से। 13 साल से ज़्यादा का इक़्तिदार यहाँ पर है और इतना तवील अरसा हुकूमत करने के बाद भी बुनियादी मसाइल हल नहीं हो सके हैं, और साथ साथ ये कि बिना उन्होंने नाम लिए तनकीद का निशाना भी बनाया सिंध के जो सबसे बड़े लीडर हैं पार्टी के, और उनके हवाले से भी कुछ उन्होंने बातें कही हैं। ये फरमाइएगा कि अब ये दोनों तरफ से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ देख रहे थे बिलावल साहब भी जो ये फरमा रहे थे कि हुकूमत को अब घर जाना चाहिए, वो खुद ही स्टेप डाउन करें और इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। ये मामला है क्या, ज़रा ये बताइए, और इस वक्त जो इतना ये तूल पकड़ रहा है मामला, इसकी क्या वजह बन रही है, ये फरमाएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, बात दरअसल ये है कि आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सही मायनों में 22 करोड़ आवाम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो 22 करोड़ आवाम की आवाज़ है, क्योंकि नालायक शख्स को घर जाके बैठना चाहिए। जब नालायक होता है तो उसने तो हर जगह हर दफ़ा प्रमोट होना होता है, और ये वो शख्स है कि प्रमोट भी नहीं हो सकता। कि चलें प्रमोट होता तो हम कहते हैं जस्ट जो है ना 33 मार्क्स लेकर ये प्रमोट हो रहा है, या उसको 2 मार्क्स ग्रेसिंग मार्क्स दे दिए, तो ये चीज़ तो इतनी काबिलियत भी इसमें नहीं है। देखिए, इस इनके जो वज़रा हैं या यासिर वज़ीर आज़म ख़ुद हैं, ये जो मईशत को बूस्ट करना और मईशत की जो बातें करते हैं, वो उनकी बातें सिर्फ टीवी तक महदूद हैं, और ज़ुबानी जमा खर्च तो उनके पास है, लेकिन अगर मैं, जिस तरह मेरा भाई नईम कह रहा है कि मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग से, इसी तरह से मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी बुराई करें। हमारी जो देखें, हमारी क़यादत हमें ना गालम गलोच की तरबियत देती है, बल्कि अगर हम कुछ
करेक्टराइजेशन की तरफ जाएं तो हमें जो है ना फौरन शर्ट कॉल की आ जाती है कि आपको इस किस्म की ज़ुबान नहीं लेनी। लेकिन इन्होंने जो तरबियत दी है, चाहे वुज़रा हों चाहे इनके पॉलिटिकल वर्कर हों, जो जितनी गालम गलोच करता है वो इतना प्रमोट होता है। एक चीज़ ये कहने की क्या बात है, देखें ये खुद कहते थे कि जरदारी साहब करप्शन के बादशाह हैं। चलें जी, बकौल आपके वो करप्शन के बादशाह हैं, तो उन्हीं का वज़ीर ख़जाना जो था, आपने उसी वज़ीर ख़जाना के हैंड ओवर अपना खजाना कर दिया, तो वो पाक दामन हो गए, वो बहुत अच्छे हो गए क्योंकि खान साहब के पास आ गए। इसी तरह से कहते हैं कि शौकत तरीन जो है ना मईशत को बेहतर करेंगे। अगर शौकत तरीन ही मईशत को बेहतर करना था यासिर, तो असद उमर किस खेत की मूली रहा जिसको खान साहब जो है ना लहरा लहरा के बाजू पकड़ पकड़ के कहा करते थे यही सब कुछ करेगा, यही बूस्ट करेगा मईशत को, ये मेरा शेर है। तो वो शेर कागजी शेर भी ना रहा। तो बात दरअसल ये कि ये सिर्फ बातें बनानी इनको आती हैं, करप्शन के नारे लगाना आते हैं। जब ये कुछ नहीं कर सकते तो कहते हैं ये पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा किया। और मेरे भाई, अगर पिछली गवर्नमेंट ने किया तो इन 3.5 पौने 4 साल आपको होने वाले हैं, तो इन टाइम पीरियड में आपने कोई एक काम कर बता दें, कोई एक कारकर्दगी बता दें कि आपने पिछली गवर्नमेंट से बेहतर की। बेहतर तो चलें छोड़ें, वो तो आप इस काबिल ही नहीं कि बेहतर कर सकें, उनके मयार के काबिल ही नहीं है कि आप करें। क्योंकि देखें, ये लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, तो खान साहब को देख लें या उनकी काबीना को देख लें, वो नालायक हैं और वो सिर्फ यही कहेंगे जी 13 साल 13 साल। अरे भाई, जब तक अल्लाह मेरे पाक वतन को कायम दायम रखे, जब तक है इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती रहेगी। और जो ये बुग़्ज़ है इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में भुट्टो का, वो रहेगा और उसके दिमाग से देखें, कहते हैं हसद और बुग़्ज़ ये कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इख्तलाफात तो बैठ के तय हो सकते हैं ना, तो उनके दिमाग में सिर्फ बुग़्ज़ है, काम करना नहीं है, डिलीवर करना नहीं है। अगर वो डिलीवर करते तो आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना एक मुकाम पे एक जगह मौजूद ना होती और सबका सब कहना ये ना होता कि इन नालायकों को जिन्होंने आवाम की खटिया खड़ी कर दी है, जिन्होंने आवाम को किसी काबिल नहीं छोड़ा, तो वो यकीनन आवाम चाहती है कि हम अपने लीडरान के साथ, हम उन लोगों के साथ जो सही मायनों में आवाम को सोचते हैं उनके साथ रोडों पे आए और यकीनन आएंगे और इनको घर भेजेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सवाल भी यही है। अब आते हैं असल मामले की तरफ कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये क्या चीज़ है, कामयाब किस तरह होगी? इतनी बड़ी अपोजिशन होने के बावजूद भी अगर ये मामला पार्लिमानी तरीके से हल नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे हुकूमत घर जाएगी और ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? इसके ऊपर गुफ्तगू करनी, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामला के हवाले से। अब मामला है तहरीक अदम एतमाद का, और ये अदम एतमाद का जो वोट है ये हुकूमत के अगेंस्ट कैसे जाएगा? नंबर्स बज़ाहिर अपोजिशन के पास जो है वो पूरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ अभी तक कारामद साबित नहीं हुई। कानून साजी भी हो गई इस दौरान और भी बहुत सारे मामलात हुए। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, लोग भी ये जानना चाहते हैं कि मामला अभी तक हल क्यों नहीं हो रहा है। मलिक नईम अमान साहब तशरीफ़ फरमाए और सीनियर रहनुमा हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनसे ज़रा इस बारे में बात करेंगे। मलिक साहब ये फरमाइए, अपोजिशन में इतने बड़े बड़े नाम इस वक्त मौजूद हैं, शायद इससे ज़्यादा तगड़ी अपोजिशन जो है वो माजी में कभी रही हो, लेकिन उसके बावजूद जब अदम एतमाद की बात हो या कानून साजी का कोई मरहला हो तो हमेशा जो है अपोजिशन पीछे रह जाती है। जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? मैं चाहूँगा पहले आप अपना जो इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है वो दीजिए ताकि फिर बात आगे बढ़ाई जा सके। जी फरमाइए। देखें, बात दरअसल यासिर साहब ये है कि वही जो बात हम करते हैं, हमेशा से करते आए हैं कि इलेक्शन का एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जो बिल्कुल फेयर एंड फ्री हो ना, जिसके अंदर इदारों की मुदाखलत ना हो, जिसके अंदर जो है आज भी मसला ये सारा है कि इन हाउस चेंज का काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा था, लेकिन अभी आप से मेरी बात हो रही थी तो आपने फरमाया कि कराची में एक ऐसा हलका है
और जहाँ से नेशनल असेंबली का मेंबर बना है, पीटीआई का बंदा जो है वो उससे पहले जो ज़मनी इलेक्शन हुए थे उसके अंदर कोई 7वें या 8वें नंबर पे आया है। जी। वो जो 7वें 8वें नंबर पे आके वही 6 महीने बाद जनाब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है और लाखों वोट लेके वो मेंबर बन जाता है ना। जी। तो ये एक झल्लू तो घूमा था, और ये झल्लू जो घुमाया गया है तो जाहिर सी बात है कि इसके पसे पर्दा जो है एस्टेब्लिशमेंट तो शामिल थी ना इसके में। अब जब वो शामिल थे तो फिर ये जो तजर्बात जो हमेशा से मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, इन तजर्बात से बाज रहना चाहिए ना, कि मतलब है कि जिससे मुल्क बजाय आगे बढ़ने के बहुत पीछे चला जाता है। 99 वाला जो मार्शल लॉ लगा था, मुझे आज भी याद है जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से जिस वक्त अरेस्ट किया था, उस वक्त जनरल महमूद जो है वो आए थे वहाँ पे अरेस्ट करने के। तो मियाँ साहब ने उस वक्त भी जनरल महमूद से ये बात की थी कि महमूद ये जो कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो, और इस वजह से कि ये जो आप कर रहे हो मुल्क को 20 साल और पीछे लेके चले जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतना करप्शन, ये वो सारा ठीक ठाक गवर्नमेंट चल रही थी, उसमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी कि किसी किस्म की कोई शिकायत हो। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो है वो बाहर की दुनिया को, मगरिब को पसंद नहीं था कि एक मुसलमान मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। तो वो हुआ, जब वो हुआ तो आपने देखा कि पाकिस्तान किस कदर पीछे गया कि 25 साल तक हजारों लोगों की लाशें उठाई हैं हमने, है ना। अब बम ब्लास्ट हुए हैं, लोगों को रोडों पे कत्ल किया गया है। 22-23 साल बाद फिर जब नवाज शरीफ आया है तो फिर वही लॉ एंड ऑर्डर एक मसला था, और लॉ एंड ऑर्डर किसी भी अच्छी इकॉनमी के लिए, किसी भी अच्छी मैशत के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो मेन चीज़ होती है ना। तो फिर एक लॉ एंड ऑर्डर जो है कि वो डेवलप हुआ, और लोगों को जो क्रिमिनल्स कम्युनिटी थी, नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से अपनी हिकमत अमली से, और फिर साग डार जैसा फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने फ़ंड जनरेट करके और ये सारी चीज़ें की हैं। तो अब मसला सारा ये है कि ऑपोजिशन तो आज भी, आपने देखा होगा मुस्लिम लीग नून का इससे पहले भी स्टांस था कि मियाँ साहब ने कहा था कि इस्तीफ़ा देते हैं, जिस पे मौलाना फजल रहमान भी राज़ी हो गए थे, और मुस्लिम लीग नून ने कहा था जिस सिस्टम को हम गलत कह रहे हैं हम उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनते हैं ना। क्या ख्याल है आपका? हम आवाम में जाते हैं, हम कह रहे हैं कि इन्होंने झल्लू फेरा है, इन्होंने ये जो है कि मैंडेट चुराया है, इन्होंने सब पार्टियों का मैंडेट चुराया है, तो हम ठीक है, हम निकलते हैं, हम आवाम के साथ जाके बैठते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं सारा। लेकिन उसमें हमारे कुछ तो पॉलिटिकल हमारी एक दो पार्टियों ने जो है साथ नहीं दिया आपके सामने। उन्होंने कहा जी कि नहीं, इन हाउस चेंज लाते हैं, इन हाउस चेंज लाते हैं, वो करते करते जो आज 3.5 साल हो गए, और लोग मजीद महंगाई की दलदल में जो है ना फंस रहे हैं। जवाबदेह होंगे, हाँ, याद रखिए एक टाइम लोग सवाल करेंगे आगे जाके दोनों पार्टी से। जरा आप इसके बारे में बता दें कि ये तो अब जो मामला शुरू हो रहा है, इट्स टू लेट ऑलरेडी, अप टू टाइम बहुत लेट हुआ है, और बहुत लेट हुआ है। और इसके ऊपर भी मतलब है हमारा यही स्टांस था कि भाई अगर आप इन हाउस चेंज के लिए जा रहे हैं तो फिर सबसे पहले जो है इसकी एसओपीज तय कर लें, इसका टीआरओ बना लें कि किसी बंदे ने फिर बैक नहीं जो है कि रिवर्स नहीं मारना किसी ने, क्योंकि नून तो किसी सूरत में रिवर्स, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तो आपको पता है कि वो तो लास्ट टाइम भी, आज से 2 महीने पहले भी उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान में गैर जमहूरी तरीका जो इख्तियार किया गया तो मेरी जंग होगी, मैं करूँगा, मैं बिल्कुल उसके ऊपर मैं स्टैंड लूंगा। तो वो तो आज भी यही बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो लिहाजा ये है कि अब तमाम पार्टियों को, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंक्लूडेड पीपल्स पार्टी को, अगर मुकम्मल तौर पे इन्होंने यकजा होके और इन्होंने ये अहद कर लिया है कि हम इन हाउस चेंज लेके आएंगे, तो इन हाउस चेंज लाना मसला ही नहीं है। इनके अपने मेंबरान, हमारे जो जानने वाले हैं, वो बाखुदा निजी महफिलों में बैठते हैं, वो कहते हैं यार फंस गए हम, अब हम इलेक्शन में जाएंगे तो लोग मारेंगे हमें। ऐसा ही है। अच्छा मुशर्रफ साहब ये बताइएगा, एक पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब सा सिलसिला है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उसका रास्ता इख्तियार करती है। अब यहाँ पर क्या वजह बन रही है जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि अगर इन हाउस चेंज की तरफ जाना है, वो शुरू दिन से अगर इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि इन हाउस चेंज हो जाना चाहिए था, तो इतनी ताखीर क्यों की गई? और अब लॉन्ग मार्च और ये सारा सिलसिला शुरू करना और फिर पीडीएम की तरफ वापस आ जाना। अब ये पीडीएम एक ऐसा अलायंस बन गया था जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी, तो क्यों इससे पीपल्स पार्टी ने ऑप्ट आउट किया और अब जो है वो दोबारा उसकी बात कर रहे हैं? और अगर चेंज चाहते हैं तो फिर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ वापस क्यों नहीं आ रहा?
करवाए, ये ज़रा समझाइए, इसमें ताख़ीर क्यों हुई है? देखिए, बात दरअसल ये है कि जो नईम भाई कह रहे हैं उनकी बात अपनी जगह पे। देखिए, इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को कैसे छोड़ सकती थी। वजह ये थी कि जो पीडीएम बनाने वाले, ठीक है, इसके लिए स्ट्रगल मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की और हर पॉलिटिकल लीडर के पास गए और इसका लाएअमल तय करके पीडीएम बनाई। तो पीडीएम छोड़ने का कोई जवाज़ ही नहीं पैदा होता था। बात दरअसल ये है कि देखिए, एक मैं पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल वर्कर, अगर मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मुझसे कोई पॉलिटिकल वर्कर या मेरा लीडर मुझसे कोई पूछता है तो मैं जवाबदेह हूँ, ठीक है। लेकिन एक पार्टी से दूसरी पार्टी पूछे तो वो उस पार्टी को जवाबदेह नहीं है और इस तरह से कि जी आप इस पेपर का जवाब दें, इट्स नॉट अ वे। कोई ये वे नहीं था उस बिहाफ पे बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और दूसरी बात, जहां तक नईम भाई कह रहे हैं, हम देखिए नईम भाई ने जैसे कहा, देखिए नईम भाई ने जैसे कहा कि जो है ना मेरे लीडर कभी नवाज शरीफ साहब पीछे नहीं हटे, तो बात दरअसल ये थी, इन्होंने कहा कि अस्तीफे देंगे। फर्स्ट डे से मेरे चेयरमैन ने कहा अस्तीफा नहीं देंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है, पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है, जमहूरी अंदाज से हम वहां फाइट करेंगे, ठीक है। और अगर यही बात थी कि जी वो अस्तीफा देना चाहते थे, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है नईम भाई, अगर वो अस्तीफा देना चाहते थे तो अस्तीफे के बजाय जितने भी इलेक्शन हुए, ठीक है, ज़मनी इलेक्शन हुए, तो फिर उनमें हिस्सा क्यों लिया गया? बल्कि अस्तीफा दे देना चाहिए था। चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अलग हुई ना पीडीएम से, तो आप तो अलग नहीं थे ना, आप तो उसको कर रहे थे, फ्रंट लाइन पे थे, तो अस्तीफे क्यों नहीं दिए? पीडीएम का फैसला था ना, फजल रहमान साहब उसके कंसेंसस के साथ हुआ था ना। अगर तो उस वक्त फजल रहमान साहब ये कह रहे थे कि सरबराही उनके पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस वक्त भी ये थे ना कि पीपल्स पार्टी ने कहा था हम सोच के बताएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फर्स्ट डे कहा था, सोच के बताएंगे। फर्स्ट डे मेरे चेयरमैन ने कहा, नहीं फर्स्ट डे बिल्कुल गलत, मेरे चेयरमैन ने फर्स्ट डे का ये रिकॉर्ड बात है, फर्स्ट डे ही कहा था कि हम कोई गैर जमहूरी रवैया अपनाएंगे नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो तारीकी के रास्ते से आती है, ना कोई गैर जमहूरी रवैया अख्तियार करती है। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, नहीं तो और आवाम के लिए करेंगे। रवैया क्या हो सकता है? अभी से हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, किसी दिन भी देखिए मेरे चेयरमैन ने कहा था प्रोटेस्ट करें, लॉन्ग मार्च करें, जो, और हम पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएं, लेकिन आखिरी जो हरबा होगा वो अस्तीफे होगा। और हम लोगों ने इनसे सबसे पहले अस्तीफे हमारे मेंबरान के, मेरे कायद के पास आए। ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि हम बैकडोर कोई किसी किस्म की पॉलिसीज अख्तियार करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, ये अगर हम अलग थे तो कोई स्टेप उठा लेते। देखिए, बात दरअसल ये कि एक दूसरे को ना कहें कि ये गलत वो गलत, मैं कहती हूँ एक साथ चलें, और अभी टाइम में आप इनको घर भेजें नालायकों को। आखिरी जुमला बस हो, क्योंकि वक्त जो है वो खत्म हो गया, बहस तो बड़ी तवील है। ये बताइए कि अगर वो गैर जमहूरी तरीका अगर इख्तियार करेंगे तो नहीं हिस्ट्री में फिर सवाल होगा कि जनाब जब एक पॉलिटिकल सेटअप बन चुका हुआ था, डेमोक्रेसी, गैर जमहूरी तरीका कौन सा? ये जो इनके मुताबिक जो गैर जमहूरी तरीका है कि इस्तीफे दे देते, बाहर निकल आते, तो हमारी बहन ये कह रही है तो अच्छी बात है, नहीं। अब मैं ये बात बताऊंगी आपको, अगर देखें मैंने पॉलिटिकल साइंस भी किया हुआ है, ये गैर जमहूरी तरीका नहीं होता है। आपने एक चीज को, एक मैंडेट को आपने एक्सेप्ट ना करें, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं किया, JUI ने भी नहीं किया, ठीक है कि नहीं। जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर उसका क्या तरीका बनता है कि आप वहां से रिजाइन दे के बाहर आ जाएं, आप कहें कि भाई कि नहीं ये तो आई धांधली के साथ है, तो हम इसका हिस्सा क्यों बने? अब देखें, अब मसला सारा, असल मसला ये है किसी एक से नहीं हो सकता है ना। ये देखे ना, ये अभी बात अनमेच्योर बात होती है, पॉलिटिकल बात नहीं है ना, ये पॉलिटिकल बात नहीं है ना। पॉलिटिकल पीडीएम जो है ना, पीडीएम एक प्लेटफॉर्म ऐसा था। देखे, मैं ARD जब बनी थी, हमारी बहन तो नहीं उस पर पहुंची, उस वक्त मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, जिसमें बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ को पहली दफा बिठाया उन्होंने। मैं उसमें ARD का हिस्सा था, ज्वाइंट सेक्रेटरी मैं उसमें होता था, ठीक है ना। हमने वो सियासी जद्दोजहद की हमने, और बहुत जबरदस्त तरीके की हमने जेलें काटी हैं। कराची ये जेल में खुर्शीद शाह वगैरह या हाजी गुलाम बुलोर वगैरह, निसार खोड़ो, मैं, हम लोग सब यहाँ थे। अब मसला ये है कि इस्तीफों का जो तरीका जो होता है,
वो हर बार गैर जमहूरी नहीं होता है, लेकिन जब कोई अलायंस बन जाता है तो अलायंस बनता है कंसेंसस के साथ, ठीक है कि नहीं। अब वो कंसेंसस हो गया था और उसमें जब इस्तीफों की बात आई थी तो उस मीटिंग में जो है कि मैं वहां पे था पीडीएम की, तो उसमें ये हुआ था कि इन्होंने कहा कि ये ऑप्शन रखा गया जिसपे सबने कहा कि हम इस पे सोच के बताएंगे, जिसमें तकरीबन सारी पार्टियां एग्री कर गई थी और पीपल्स पार्टी की कुछ वजह हो सकती है, कोई वजह ये बात नहीं है, कोई और वजह हो सकती है, गैर जमहूरी अंदाज नहीं है, ये गैर जमहूरी अंदाज नहीं हो सकता। ये तो पीटीआई बोलती थी गैर जमहूरी, उन्होंने कहा था कि ये अगर इस्तीफे देंगे तो ये गैर जमहूरी होगा, पीटीआई नहीं है। तो अब आप भी कह रहे हैं गैर जमहूरी, तो फिर पीपल्स पार्टी और फिर उसमें फर्क क्या है? ठीक है, अच्छा चलिए, तो पता है ना, जब तो आपके कायद बाहर गए। मलिक साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। मुसरत नियाजी साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब ये मामला सियासी नौयत के मामला हैं, हम मामला देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी ये जानना चाहते हैं कि अपोजिशन कब अपना फाइनल जो पता है, जो कार्ड है वो खेलेगी, और अगर नहीं खेलती तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल जो वो खड़े होंगे। जनाब आगे चल के इंशाल्लाह इसके ऊपर जरूर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसका आगाज करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।